Okay, something like this, right? I think it was this result. Number 5, which says that of course n is a given non-linear space. तो अगर n स्टार सेपरेबल है तो n को सेपरेबल प्रूव करना था. सेपरेबल मीन्स इट हैज अ काउंटेबल डेंस सेट. तो हमने क्या किया था कि चूंकि ये सेपरेबल है और सेपरेबिलिटी हेरिडिटरी होती है तो इसका हर सबसेट एज ए सब स्पेस विल बी सेपरेबल. तो हमने इसके वही एलिमेंट लिए जिनका नॉर्म 1 था. तो चूंकि सबसेट है और सेपरेबिलिटी हेरिडिटरी, ये भी सेपरेबल हो गया. सेपरेबल का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा जिसको हमने ए मान लिया तो काउंटेबल है. तो आई डिनोटेड एलिमेंट्स एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट. तो चूंकि ये सब इसके मेंबर्स हैं तो सबका नॉर्म 1 है. ठीक है. अब चूंकि सबका नॉर्म 1 है और नॉर्म की परिभाषा क्या थी, नॉर्म की परिभाषा ये है, ये नॉर्म की परिभाषा है, इसको 1 होना है, इसको 1 होना है. यानी कि ये जितने भी हैं इन सब का सुप 1 है. तो ये सब जो है दे शुड बी लेस और इक्वल टू 1. माइंड कीजिए. तो इसका मतलब कि अगर कोई भी हम n ले लें तो हमको एक एक्शन जरूर मिल जाएगा satisfying this condition, that means norm is equal to 1, जिसका fn of that element का नॉर्म हाफ से बड़ा हो. क्योंकि अगर सभी एलिमेंट्स का नॉर्म या मॉड हाफ से कम होगा तब इसका सुप जो है वो हाफ या हाफ से कम होगा, लेकिन सुप तुमको 1 चाहिए. तो इसलिए गारंटी है कि हमको हर n के लिए एक एक्शन मिल जाएगा विद दिस रिक्वायरमेंट. तो ऐसे हमको n इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा, 2 के लिए मिलेगा, 3 के मिलेगा. सो अकॉर्डिंगली आई विल गेट एलिमेंट्स x1, x2, x3 वगैरह. तो इन सब एलिमेंट से फिर हमने क्या किया, इन सब एलिमेंट से हमने एक n का सब स्पेस स्पैन कर लिया, फिर ले लिया उसका ले लिया क्लोजर, और क्लोजर का नाम दे दिया m. सो चूंकि क्लोजर है सो m इज गोइंग टू बी ए क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ n. और क्लोज सब स्पेस ऑफ n के लिए हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए थे. एक तो कहीं हो सकता है मिट गया हो, ये लिखा तो हुआ है, इत्तेफाक से लिखा हुआ है, 4th वन, राइट. सो तो हमारा क्लेम है कि ये जो अभी m तैयार किया है ये पूरा का पूरा n के बराबर है. तो अगर ये m के बराबर नहीं हुआ तो हमको कैपिटल n में एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि m में नहीं होगा, और अगर m में नहीं होगा तो इसका मतलब 0 नहीं हो सकता. दैट मीन आई विल गेट एन एलिमेंट x0 व्हिच इज इन n बट नॉट इन m व्हिच इज नॉट 0. तो अब इस कंडीशन में हम आ गए, इस कंडीशन में आ गए. तो हमको एक ऐसे f मिलने की गारंटी हो गई, यानी कि हमको एक f मिल जाएगा n स्टार में हैविंग दिस प्रॉपर्टी. और या कौन सा मिलेगा, क्योंकि सबके नॉर्म 1 है. सो आई कैन तो ये सब आपने कल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो वी क्लेम दैट दिस m which you just constructed is equal to whole of m. नहीं होगा तो हमको एक नॉन जीरो x0 मिलेगा. तो उस रिजल्ट के हिसाब से हमको एक, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे हमको स्टार लिखना चाहिए था. कल आपने स्क्रीनशॉट लेगा और ठीक कर लीजिएगा, ये यहाँ पे भी लिखना भूल गए थे, है ना. क्योंकि दिस से देयर एग्जिस्ट एन f in n स्टार. तो हमको यहाँ पर एक n स्टार में एक एलिमेंट मिलेगा जिसको हमने f0 से डिनोट किया, राइट. सच दैट वो जो 4th में कंडीशन लिखी थी वो सब इसमें सेटिस्फाइड होंगी, विच मीन्स f0 of x0 विल बी नॉट इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 1, राइट. और एक और चीज यहाँ पर था कि m पर सबकी वैल्यू 0 है, लिखी तो हुई कहीं पे, राइट. ये m पर सबकी वैल्यू 0 है. तो एक चीज और ऐड कर दें इसमें, यहाँ पे f0 of x is equal to 0 for every x in m, right. तो अब चूंकि हमारा s क्या था, s में वो f थे जिनका कि नॉर्म 1 था. तो चूंकि इस f0 का भी नॉर्म 1 तो इसके अंदर बिलोंग कर गया, सो नाउ व्हाट वी डू इज हमको दिखाना है, रिमेंबर हमको दिखाना है कि m is equal to n.
तो अब इस चीज का इस्तेमाल कीजिए, कि ओके, सो नाउ यू सी, अब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे. आई कैन यूज दिस स्पेस नाउ. So now you see, now जो हम लोगों ने ये एक्शन तैयार किए थे वो कैसे थे कि एफ एन एक्शन का नॉर्म या मॉड वॉल्स ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ, यानी कि हाफ इज लेस देन एफ एन एक्स. तुमको मालूम ही है हर एन के लिए चीज हमारे पास है. अब हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे ऐसे, आई राइट इट एज एफ एन एक्स एन. एक बार हम F0 इसको घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सॉरी, F0 xn, and then I know that mod of x plus y is less than equal to mod of x plus mod of y. उसके हिसाब से this is going to be less than or equal to fn xn minus F0 xn plus this thing xn. xn और f0 of x is equal to 0 for every x in m. और ये x1 x2 xn सब के सब m में से आ रहे हैं. रिमेंबर m क्या था, x1 x2 xn से जो आपने सब स्पेस स्पैन किया उसका क्लोजर था. तो सारे x1 x2 xn इसको बिलोंग कर रहे हैं. तो चूंकि हर x जो m का एलिमेंट उसके लिए 0 थी, ये 0 हो जाएगा. दिस इक्वल टू 0. सो एक्चुअली इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो 0 हो गया. सो दिस इज एफ एन एक्स एन, बल्कि इसको भी यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे दिस, चूंकि हमारा पूरा पेज तो यहाँ पे था. ओके, आई हैव समथिंग लाइक दिस थिंग. ये हमारा पेज साइज है. सो दिस इज इक्वल टू एफ एन एक्स एन माइनस F0 xn, and this is true for every n, and this I can rewrite as, चूंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, fn, ओह यहाँ भी कहीं गलती लिख गए क्या हम, fn माइनस F0, बल्कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाए. हमने क्या चीज इस्तेमाल की है, हमने इस चीज का इस्तेमाल किया है कि दिस, बार बार इस्तेमाल किया है, दिस इज ऑलवेज लेस देन नॉर्म ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ x. हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एस एफ एन विद इन ब्रैकेट xn माइनस xn. तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ fn माइनस नॉर्म ऑफ दिस थिंग. वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. यू विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग. और चूंकि xn का नॉर्म x1 इन सब का नॉर्म बराबर 1 क्या है, तो ये बराबर 1 क्या हो गया. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू fn minus f0. दैट मीन्स, सो इसको समराइज कर दें, दैट इज हाफ इज ऑलवेज लेस देन fn माइनस f0 फॉर एवरी. ये हमारा निष्कर्ष है. बीच का डिटेल आप भूल जाइए. दिस इज व्हाट वी कंक्लूड, राइट, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन. दिस, सो नाउ since A is dense in S, तो अगर dense है तो आपको याद है कि a set is dense if its intersection with every non-empty open set is non-empty. So since this is dense, each open sphere, because it is open,
centered at any point of S. Repeat करते हैं, A is dense in S. That means every non-empty open set of S will have non-empty intersection with A. So open sphere at any point of, so इसका intersection with A will be non-empty, right? So this contains, dense की वजह से contains a point of A. However, ये होना चाहिए. However, अभी अभी जो देखा है हम लोगों ने, अगर हम ये वाला ओपन स्फीयर ले लें, कौन सा ओपन स्फीयर? The open sphere consisting of open sphere n star. So वो f जिनकी दूरी फिक्स पॉइंट f0 से हाफ से कम है, यानी कि वो ओपन स्फीयर जिसका कि सेंटर ऑफ 0 है और रेडियस इज इक्वल टू हाफ. तो ये जब पॉइंट ले लीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि हर एफ एन के लिए इसकी दूरी इससे ज्यादा थी. तो इसका मतलब कि इस पर कोई पॉइंट नहीं होगा, राइट? इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा. दिस contains no point of A, right? And this is a contradiction. This is a contradiction. तो इन सब की जड़ क्या थी? जड़ ये थी, हमने मान लिया था कि मान लीजिए कि m is not equal to n. So therefore hence m should be equal to n. हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि ये दिखाना है कि n is separable. तो हमको n का एक काउंटेबल डेंस सेट प्रोड्यूस करना था. अब जब m बराबर n का निकल आया है तो हम ये दिखाते हैं कि m का काउंटेबल डेंस सेट, तो बात एक ही हो जाएगी. Now you can see that now observe that, right? यहां ध्यान दीजिएगा, m क्या था? m को मत भूलिए, ये m है. m x1 x2 xn वगैरह से जनरेट हुआ है, स्पैन हुआ है, उसका क्लोजर ले लिया है. ऑब्जर्व दैट इफ आई पुट, इफ d is the set of all linear, भाई इसके एलिमेंट्स क्या हैं? अगर ये 12 था, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3 वगैरह वगैरह, उनका क्लोजर लिया हुआ है. सो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ x1 x2, ये तो काउंटेबल हो गए, राइट? अब डिपेंड करता है कि हमारा ये जो हमको जो दिया हुआ है, ये n जो है, दिस इज नॉन लीनियर स्पेस और f, और आपको मालूम है कि f कैन बी इक्वल टू r और c. तो हम क्या करते हैं कि आई टेक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? सम स्क्वायर इनटू x1 प्लस सम स्क्वायर इनटू x2 सम स्क्वायर इनटू x3 वगैरह वगैरह. ये स्केलर या तो r में से आएंगे या c में से आएंगे. हम क्या करते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ x1 x2 x2 with coefficients from this set of rationals if f is equal to reals, or
with coefficients which are complex numbers, या तो रियल होंगे, अगर रियल है तो हमने केवल रैशनल है, विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, say how do I write it, with complex numbers of the form alpha plus I beta with alpha and beta being rationals if f happens to be equal to c. Right? You take this thing. So now हमने किया क्या है, हमने ये जो x1 x2 x3 का लीनियर, ये सब काउंटेबल है, और जो हमने यहाँ पर इनके जो जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जिन स्केलर से, वो स्केलर सारे के सारे या तो क्यू में है, वो भी काउंटेबल हो गए. तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस इस तरह से बनाएंगे, यू विल गेट ए काउंटेबल कलेक्शन. तो डी के अंदर काउंटेबल मिले. और अगर एफ बराबर सी के भी हुआ, जिस केस में कि हमारे कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम कौन से लेंगे, वो वाले लेंगे जिनका रियल इमेजिनरी दोनों पार्ट जो है क्यू में बिलोंग करता है. राइट? ये भी काउंटेबल हो जाएगा. So this is this, if this, then D is countable and dense. In M, hence also in N. So therefore N is going to be separable. ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा आपको, बिकॉज यही तो आपका M था, ये आपका M था. तो हमने क्या किया कि इसमें से एक ये काउंटेबल सेट ढूंढ लिया, which is obviously dense also. So in this way this N turns out to be separable. So this completes the proof कि अगर N स्टार, अगर कॉन्जुगेट स्पेस सेपरेबल है तो ओरिजिनल स्पेस N भी सेपरेबल होगा. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम नया पेज स्टार्ट करेंगे. हो गया जी? Yes. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट अ न्यू पेज. अच्छा, तो अब हम लोगों ने फंक्शन एनालिसिस की एक बहुत बड़ी थ्योरम मानी जाती है, हार्मोनिक थ्योरम प्रूव किया, उसके थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस देखे, और उसके अलावा जो और फंक्शन एनालिसिस की जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसमें से दो हैं जो कि आपके सिलेबस में है. एक को बोलते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम और एक को बोलते हैं क्लोज ग्राफ थ्योरम. राइट? सो ये ओपन मैपिंग थ्योरम है. ओपन मैपिंग थ्योरम और दूसरी है क्लोज ग्राफ थ्योरम, उसको बाद में बता देंगे. तो ये कहती क्या है, स्टेटमेंट तो आसान है लेकिन प्रूफ जो है थोड़ा कठिन है. राइट? दिस से दैट every continuous onto linear transformation this between Banach spaces is an open map. Open map means it maps open sets to open sets, right? So it's very, very simple looking statement, right? But the proof जितने भी आपको किताबें मिलेंगे, अलग अलग प्रूफ मिलेंगे, सब के सब काफ़ी इन्वॉल्व हैं. तो व्हाट आई विल डू,
आज तो इसको नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें एक हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे. दिस इज बेस्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन विच बुक यू आर फॉलोइंग. तो दिस इज बेस्ड ऑन, ओके, लेट मी राइट द proof depends on a lemma. We say that if T is as above, then the image of every origin centered open sphere in B contains an origin centered open sphere in B dash, राइट. इस पे डिपेंडेंट है और इसका प्रूफ जो है इसका प्रूफ लंबा है, तो इसको तो हम आज नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट आई विल डू इज कि एटलीस्ट आई कैन प्रूव दिस थिंग. ये मानते हुए, इसको मानते हुए वो हो जाएगा आसानी से, मतलब विद सम एफर्ट वी कैन डू दिस थिंग, राइट. तो हम क्या करेंगे कि एक आध छोटी छोटी चीजें पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं. पहली चीज तो इसका महत्व क्या हुआ. देखिए, आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ऑन आर, लेट U and D be the usual and the discrete matrix respectively. Let I from here to here be the identity map. Note that हम लोगों ने प्रूव किया था that R to the power n is complete for every n with usual topology. So note that R with usual metric is complete, while R with the discrete metric is not. In fact, a sequence in R with discrete matrix is convergent if and only if it is eventually constant. क्या अर्थ हुआ इसका. देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी आर है, ये आपकी रियल लाइन है, राइट. सीक्वेंस आपने ले लिया, ये सीक्वेंस ले लिया, मान लीजिए सीक्वेंस ले लिया यहाँ पर, राइट. इवेंचुअली कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि भाई सीक्वेंस है तो इसमें क्या है, काउंटेबल वेरी एलिमेंट्स हैं. हो सकता है कि इसके काउंटेबली वेरी एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, लेकिन एक स्टेज के बाद सारे एलिमेंट्स एक ही हो जाएंगे, राइट. सो दैट मीन्स अगर हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं दिस सीक्वेंस इज इवेंचुअली कांस्टेंट, means that there exists a positive number n0
such that for all n m greater than or equal to n0 xn बराबर xm, यानी एक स्टेज के बाद सब कांस्टेंट हो गए। इसलिए हो जाएगा कि ये अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस है और अगर वो मान लीजिए x को टेंड भी कर रही है, सॉरी x को कन्वर्ट भी कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक स्टेज के बाद कोई भी एप्सिलॉन दे दिया जाए, एक स्टेज के बाद यानी n0 मिलने के बाद जब भी n n0 से बड़ा हो, दिस शुड इम्प्लाई कि डिस्टेंस बिटवीन xn माइनस x इज लेस देन, ऐसा होना चाहिए अगर कन्वर्ज करती। लेकिन यहाँ डिस्क्रीट मीट्रिक है, तो हम क्या करेंगे कि डिस्क्रीट मीट्रिक में सब कुछ ओपन है, तो ये सेट भी ओपन है, ये सेट ओपन है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये जो xn जो इसके पास जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है आपका, राइट, जितने भी एलिमेंट इसके पास आपको मिल रहे हैं, अगर वो x से डिफरेंट है तो उन दोनों के बीच की दूरी जो है नॉन जीरो जाएगी। डी डिस्टेंस नॉन जीरो, उसका आधा ले लीजिए, आधे को बोल दिए एप्सिलॉन। तो आप देखिएगा कि कोई भी एलिमेंट इस x के एप्सिलॉन जितना पास नहीं हो पाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर ये कन्वर्ज करती तो इसका अर्थ ये होता कि x को कंटेन करने वाला छोटा से छोटा भी इंटरवल ले लें, उसके अंदर ये xn के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे एक स्टेज के बाद। लेकिन ऐसा है नहीं, x को कंटेन करने वाला, रिमेंबर हम यहाँ पर यूजुअल मीट्रिक नहीं है, ये डिस्क्रीट मीट्रिक है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। तो इसमें ये भी ओपन है, तो इसमें अगर इसमें हम ये कह दें कि xn belongs to xn, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या, एक ही एलिमेंट है, दिस इज सेम थिंग एज सेइंग दैट कि xn इज इक्वल टू x, राइट। तो ये कहना कि ये सीक्वेंस s को कन्वर्ज के डिस्क्रीट मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा? एक स्टेज के बाद सभी एलिमेंट्स बराबर s के होने चाहिए, दिस शुड बी इवेंचुअली कांस्टेंट, राइट। तो आप कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए R के अंदर, सीक्वेंस के लिए मैट्रिक की जरूरत नहीं, कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए जो इवेंचुअली कांस्टेंट ना हो, तो दैट कैन नॉट कन्वर्ज, राइट। तो इसलिए ये कंप्लीट नहीं है। तो हम ये कह रहे थे, नाउ अगर हमने I को ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया डिस्क्रीट मैट्रिक और यहाँ पे ले लिया हमने यूजुअल मैट्रिक। आपको मालूम है डिस्क्रीट स्पेस से किसी भी स्पेस में कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, सो दिस इज कंटिन्यूस बट नॉट ओपन नहीं होगा, क्योंकि तो डिस्क्रीट मैट्रिक है। तो यहां पर तो ये भी ओपन है, यहां पर तो ये भी ओपन है, लेकिन इसकी इमेज एंटी में क्या जाएगी? सिंगल पॉइंट सेट इज नॉट ओपन इन द यूजुअल टोपोलॉजी, तो दिस नॉट ओपन। ऑल्सो अगर उल्टा कर दें, ये कर दें R U से यहां चले जाएं, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पर क्या है, हर चीज ओपन है। तो यहां पर ये ओपन है, इसकी इनवर्स इमेज सिंगल पॉइंट सेट इज नॉट ओपन हियर, क्योंकि रियल लाइन में सिंगल पॉइंट सेट इज क्लोज्ड, तो हाउसडॉर्फ है ना, T1 है। तो इसका मतलब इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज नॉट ओपन, सो दिस नॉट कंटिन्यूअस बट इज ओपन। क्योंकि कुछ भी लेंगे, किसी चीज की इमेज यहां पर ओपन होगी, बिकॉज़ डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, एवरीथिंग इज ओपन हियर। क्या मतलब हो जाएगा? इससे कंपेयर कीजिए, तो यहां पर क्या है कि ये वाला तो बनाक स्पेस है, ये बनाक स्पेस है, ये बनाक स्पेस है, ये बनाक स्पेस है, ये वाला आपका बनाक स्पेस नहीं है। तो ये तो है आपका, ये नहीं है बनाक स्पेस। तो B से B डैश में, RU से B डैश में एक T आपको मिला, अगर वो ओपन है तो कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर आप B डैश से B लीजिएगा, उल्टा लीजिएगा, तो यू विल गेट दिस थिंग। तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि इन जनरल दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू
if both b and b dash are not Banach spaces. लेकिन Banach space होगा then every continuous function is open, right? तो पहले तो ये हो जाएगा कि जनरल केस में, इस केस में क्या डिफरेंस हुआ. तो ये काउंटर एग्जाम्पल बताती है कि यहाँ पर जरूरी है कि दोनों स्पेसेस आपके Banach स्पेसेस हो, राइट? तभी ये रिजल्ट ट्रू होगा. अगर एक Banach स्पेस हो, एक केवल नॉन मिलर स्पेस, तो काम नहीं चलेगा. ये दिस इज व्हाट दिस एग्जांपल सेज. नाउ let me see if I can do this. अभी भी टाइम, I can still hope to prove this thing using this thing. अब हम क्या करते हैं, with this much of background, ये मान लीजिए आपके पास let n be a non-linear space, hence a metric space, right? So by SXR, we denote the open sphere in N with center at X and radius equal to R, right? S0R यानी कि अगर सेंटर 0 पर है, is also denoted for this class only, standard नहीं है, is also denoted here as SR. तो ये वो ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ओपन स्फीयर है और रेडियस R है, राइट? तो ये हमारे नोटेशंस हो गए. नाउ अभी लालच लग रहा है कि इस पेज को, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, राइट? सो नाउ you see that what else I can write here. अब इसमें आप ये देखिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि S X R is also equal to X plus SR. क्या मतलब हुआ? देखिए, तो एक पहली चीज तो हमको ये चाहिए होगी. इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट्स जिनको हम ऐसे लिखे हैं, पहला पार्ट X है, दूसरा पार्ट इज कमिंग फ्रॉम SR. SR मीन्स ओपन स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन रेडियस R. तो क्यों ऐसा होगा? इसलिए होगा कि अगर कोई भी y SXR में हुआ तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन y and x cannot exceed R, right? और अगर इसकी जगह हम z लिख दें, so I can write this thing as where z stands for y minus x. So you can see that I can rewrite this thing as all y y
इज इक्वल टू, यहां से y इज इक्वल टू x plus z, and z is less than r. And this I can rewrite as y, वो y जिनका पहला पार्ट तो x है और दूसरा पार्ट z है. दूसरा पार्ट क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जिनकी दूरी ओरिजिन से r से कम है. सो दिस इज सेम थिंग एज SR. What is this? This is the open sphere with center at origin and radius r. So y belongs to SXR if and only y is equal to x plus SR. So that will prove this thing. That will prove this thing. और ऐसा ही आप प्रूव कर सकते हैं. अब आपको आइडिया मिल गया तो you can also prove similarly that SR I can rewrite as R times S1. What is S1? S1 is open sphere with center at 0 and radius 1. Right? ये आपके लिए बहुत एक सरल सी एक्सरसाइज हो गई. आइडिया हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है. थर्ड थिंग विच इज ऑल्सो इजी बट आई विल स्टिल प्रूव इट. थर्ड थिंग इज कि T times SR is actually equal to STR. राइट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया? Yes, sir. Okay. So let me prove this also. So 2 आप कर लीजिएगा. 3 भी सरल है, बट एनीवे चूंकि आपने कह दिया तो लेट मी डू इट नाउ. So proof of 3. तो हमको दिखाना है. So I'll take something from here. So take an element here, right? Take any element of T times SR. So T times SR will be equal to T times SR के एलिमेंट्स क्या होंगे? SR के एलिमेंट्स होंगे वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी दूरी ओरिजिन से R से कम हो. राइट, कोई दिक्कत नहीं इसमें. और चूंकि T स्केलर आई कैन टेक इट इनसाइड. आई कैन राइट इट एज Tx such that norm of x is less than equal to R, which I can rewrite as, इसकी जगह पे हम एक छोटा सा सिंबल ले लेते हैं y. So remember y is equal to tx such that, तो हमने इसकी जगह पे y लिख दिया है. तो अगर y is equal to tx हो गया तो x is going to be equal to y by t. So I will write here y by t is less than r, and this I can rewrite as all those y's such that norm of y, चूंकि ये तो आपका स्केलर है, so you can take it here, you can write it like this thing. And what is this? This is nothing but S of TR, open sphere with origin as center and radius equal to TR. So you can see that TSR, so ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया. ठीक है. So now let me prove the open mapping theorem, right? So that we can prove now. और जो लेमा है, जो कि कठिन पार्ट है, उसको हम लोग फिर कल उसको करेंगे, right? So now we are proving the open mapping theorem. Okay. तो आपके पास जो लेमा है, लेट मी राइट. थ्योरम क्या है हमारी? थ्योरम ये है कि T is onto continuous linear transformation
B and B dash और Banach spaces, स्पेलिंग गड़बड़ ठीक कर लीजिएगा, Banach spaces implies T is open, ये प्रूव करना है। और हम क्या मान के चल रहे हैं, if T is as above, then image of every origin centered open sphere in B contains an slit, right? So then for every R T SR, this is an open sphere with center at origin in B. ये B से B dash, I'm sorry, B से B dash. Then this contains an origin centered open sphere in P dash. Say S dash R dash. अब डैश लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि जब डैश लगा देंगे तो इसमें ओपन स्फीयर्स एंड बी डैश, बिना डैश के ओपन स्फीयर दिस थिंग। आप चाहें तो इसका सवाल का चलना इस्तेमाल करें, ये मान के चलना, इसको हमको प्रूव करना है, राइट? सो हियर इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। आई होप आई कैन प्रूव इट within the available time. तो प्रूफ ऑफ द थ्योरम, नॉट ऑफ द लेमा। लेमा का प्रूफ तो बहुत लंबा है, प्रूफ ऑफ द थ्योरम, ठीक है? तो अब हम देखिए, क्या दिखाना है कि दिस ओपन, तो कोई भी ओपन सेट ले लें, उसकी इमेज हमको दिखानी है कि ओपन है। सो लेट G be open in G, right? To show that TG open in, sorry, B nahi, G nahi, B. To show that TG is open in B dash, आपको याद होगा, a set is open if and only if it is a neighborhood of each of its points. So we have to show that this is a neighborhood of each of its points. तो neighborhood कब होगा? जबकि अपने पॉइंट के अराउंड एक ओपन सेट कंटेन करे, इन पर्टिकुलर बेसिक ओपन सेट। बेसिक ओपन सेट क्या है यहाँ पर? ओपन स्फीयर्स। टू शो दैट TG is open, it is enough to show that for every Y, for every element of TG, for every element of this is TG contains an open sphere in B dash with center at, इससे भी काम चाहिए, या अराउंड सेंटर की जरूरत नहीं है। ओपन स्फीयर क्यों इतना जनरल लिखे हम? ओपन स्फीयर इन दिस कंटेनिंग Y। हालांकि पहले भी ठीक लिखा था, लेकिन वो ज्यादा जनरल था, ज्यादा पर्टिकुलर था। ये बिल्कुल जनरल है, ये हमको दिखाना है, इसका दिमाग में रखिए, हमको दिखाना है। तो हमने कोई एलिमेंट लिया, इसका, then I can write Y as Tx for some x in G। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब सिंस G is
ओपन, ये दिया हुआ है दैट जी इज ओपन इन बी, तो अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो हमको ढूंढने पर एक्स के अराउंड एक छोटा सा ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो कि पूरा पूरा जी में कंटेंट हो. Since this, so there exists, since this is open, S X R is contained in G for some R. हमको एक ओपन स्फीयर मिलना चाहिए अराउंड x जो कि G में कंटेंट हो, तो हमने ले लिया जिसका रेडियस R है, राइट. नाउ हमने आपको थोड़ी देर पहले ये दिखाया था कि हम चाहें तो एक्स आर को लिख सकते हैं एक्स प्लस एस आर की शक्ल में भी. यहाँ ज़रूरत है इसको वैसे लिखते हैं, राइट. और हमने इस लेमा को मान लिया है, तो लेमा कहता है कि टी ऑफ एस आर, ये जो मिला, क्योंकि लेमा वाज ओनली अबाउट ओपन स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन, लेकिन ये वाला जो ओरिजिन पर नहीं था, तो हमने क्या किया कि यहां से हमने एक ओरिजिन सेंटर वाला एक ओपन स्फीयर इससे साथ कनेक्ट कर दिया. सो बाय द लेमा TG must contain an open origin centered sphere in B dash. So I must get something like this thing. I must get, हमने कहा था कि अगर हम S dash लिखेंगे इसका मतलब स्फीयर्स इन B dash हो गए. तो मान लीजिए हमको एक मिल जाएगा ये which should be contained in this thing. ये लेमा कहता है जिसको प्रूव करना बाकी है, राइट, जिसको प्रूव करना बाकी है. लेकिन तो सब कट शॉर्ट हो गया, हमने ये चीज़ आसानी से लिख दिया बिकॉज लेमा हम मान के चलते हमने कर लिया है. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, राइट. सो नाउ, लेकिन हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद तो ये था कि हम दिखाएं कि TG कंटेन्स एन ओपन स्फीयर अराउंड Y. अब हम क्या करेंगे कि हमको एक क्लू मिल गया. कंसीडर द ओपन स्फीयर इन B डैश चाहिए, B डैश विथ सेंटर एट Y. और ये अभी भी जो R1 मिला है हम यहाँ लिख दें फॉर सम R1. ये लेमा हमको देता है एक R1 विद दिस प्रॉपर्टी. तो हम ये दिखाएंगे कि हमारा ये जो है, और हमको मालूम है दैट दिस इज इक्वल टू Y प्लस S डैश R1. हम दिखा देंगे कि ये जो है TG के अंदर कंटेन्ड है, राइट. सो नाउ हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं बिकॉज ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं. नहीं, ये नहीं किया था आपने. ओके, सो आई विल गो अप टू दिस. ओके, इसी में हम कर लेंगे काम. सो नाउ S dash YR which is equal to Y plus SR dash R1 है, R1 ये भी R1 है. को ठीक कर लीजिएगा, R1 लिख लीजिएगा और लेट मी राइट इट प्रॉपरली. ये था आपका Y R1. So this is right. So because of this thing, I can write this thing as Y plus T Y of नहीं, ये था कहाँ लिखा हमने? I'm sorry. By the lemma this is contained in TSR. इसको भी ठीक कीजिएगा. अल्टीमेटली TG हम पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम नहीं लिख सकते. लेमा तो हमको इतना ही कहता है कि इमेज ऑफ एन ओरिजिन सेंटर्ड, तो ओरिजिन सेंटर्ड तो G नहीं है. सो आई मस्ट राइट हियर T कहाँ गया? SR, इसको ठीक कर लीजिएगा. और ये क्या था आपका? दिस वाज
ठीक है, ये लेमा ये कहता था, सो again I'll replace, so SR1 dash S dash R1 is contained in this thing, so this I can write as TSR. So TSR, and you see that Y is equal to TX, so I can write here TX plus TSR. T is the linear transformation, so this I can write as TX plus SR, or TX plus SR is equal to S XR, और कहीं लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा, yes, TXR is contained in TG, यहां से हो जाएगा TXSR is contained in TG, तो आपका काम हो गया. So what you have shown is कि अगर हमने इस TG का एक एलिमेंट Y लिया तो हमको Y के अराउंड एक ओपन स्फीयर मिल गया इन B डैश, जो कि इस पे कंटेन्ड है. So TG contains an open sphere around each of its points. Therefore, TG is open in B dash, and this completes the proof. So the image of each open set under T is open. So this completes the proof of this open mapping theorem, right? But remember, जो मुश्किल पार्ट है छिपा हुआ है लेमा के अंदर, तो लेमा हम लोग कल प्रूव करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन यू कैन लीव. इसको हम जरा एक से कर दें, जस्ट, हाँ, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. Okay, so you can leave. Thank you, sir. Okay.